सीजन 3 की शुरुआत में रू ने हमें अपने बारे में बताया कि सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने हाई स्कूल के बाद क्या किया है। और तब उसने भी आपके और मेरी तरह ही बताया कि उसने कुछ खास नहीं उखाड़ा है। फिर हमें रू टेक्सास के रेगिस्तान में नजर आई जिसमें उसकी कार कीचड़ में फंस चुकी थी। तब वहाँ के कई सारे लड़के उसकी मदद कर रहे थे और उसकी कार को कीचड़ में से बाहर निकाल दिया। तब रू उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से निकली और कार तेजी से लेकर वो बॉर्डर की तरफ आने लगी जिसमें रू ड्रग्स को लेकर आगे बढ़ रही थी। और फिर रू वहां से बॉर्डर पर आई। तब उसने एक लड़के को पैसे दिए और उसने बॉर्डर के ऊपर एक ब्रिज बना लिया था। और फिर रू उस ब्रिज से आगे बढ़ी, लेकिन उस छोटे से ब्रिज के ऊपर आते ही रू की कार वहां पर फंस चुकी थी क्योंकि वहां से कार निकालना काफी मुश्किल था। और कार के फंसते ही रू समझ गई थी कि अगर वो नीचे गिरी तो काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए रू ने अपने बड़े से ड्रग्स के बैग को लिया और फिर वो कार से बाहर निकली जिसमें वहां पर काफी ज्यादा रिस्क था। और रू वहां से कार को छोड़कर धीरे धीरे नीचे आने लगी जिसमें रू की जान बच चुकी थी। फिर रू अपने ड्रग्स को लेकर आगे बढ़ी और टेक्सास से रू ड्रग्स को वापस अमेरिका लेकर आ चुकी थी। सुबह होने पर रू एक फार्म में छुपी हुई थी। तब उसे एक छोटी सी बच्ची ने आकर उठाया और रू को उसने अपनी गाय का दूध भी पीने के लिए दिया जो कि रू को काफी ज्यादा पसंद आया। फिर रू वहां से आकर उस जगह के मालिक लैरी के साथ खाना खाने लगी जिसमें वो लोग काफी ज्यादा क्रिश्चियनिटी के धार्मिक थे। और लैरी के कई सारे बच्चे भी थे जिसमें लैरी भी रू के आने से खुश हुआ था। जिसमें रू ने उसे ड्रग्स के बारे में सच नहीं बताया था और उसने कहा था कि वो लड़कों को ड्रग्स से बचाने के लिए आर्टिकल पर रिसर्च करने के लिए आई थी। तब वहां पर लैरी काफी खुश हुआ था और लैरी ने रू के लिए प्रार्थना भी की। फिर रू वहां से लैरी की बेटी डेजी के साथ आगे बढ़ी जिसमें डेजी भी बहुत ही जल्दी शहर में आकर पढ़ाई करने वाली थी और वो भी बाहर की दुनिया देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। तब रू कहती है कि तुम्हारी दुनिया ज्यादा खूबसूरत है। फिर रू को वहां से डेजी ने बस स्टॉप पर छोड़ा। तब डेजी ने रू को वापस उनके फार्म पर कभी आने के लिए कहा। तब रू हाँ बोलकर वहां से बस में आ गई और फिर वो आगे बढ़ी जिसमें एक लंबे सफर के बाद रू उसके बेस पर पहुंची। और तब उसे घर के अंदर आते ही वहां पर लॉरी मिली और उसने पूछा कि अब मेरी कार कहाँ पर है। तब रू ने कहा कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो फंस चुकी थी। तब लॉरी कहती है कि उस कार का पैसा भी मैं तुम्हारे हिसाब में डाल दूंगी। फिर कहानी 2 सालों के पहले की देखने मिली जिसमें रू फैज की शॉप में काम कर रही थी। इसमें फैज तो जेल चला गया था और रू अपना गुजारा चला रही थी। वहीं पर लॉरी उससे मिलने के लिए आई और उसके साथ रू का क्या कनेक्शन है ये जानने के लिए आपको मेरी सीजन 1 और 2 पर बनी हुई सभी वीडियोस को देखना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। फिर रू ने कहा कि तुम इतने टाइम से कहां पर थी। तब लॉरी कहती है कि रू मुझे यहाँ से निकलना पड़ा था और 4 सालों पहले तुम्हें मुझे $10,000 देने थे जिसके ऊपर 20% इंटरेस्ट था और उसके हिसाब से अब तुम्हें मुझे $43 मिलियन देने हैं। लेकिन मैं इस चीज को $1 लाख में एडजस्ट कर रही हूँ जिसमें लॉरी वहां पर अपने गुंडों को भी लेकर आई थी। तब रू कहती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तब रू को उसका बेटा वेन भी वहां पर नजर आया और इसी के साथ रू अब ड्रग्स के बिजनेस में घुस चुकी थी जिसमें वो हमें लॉरी के बारे में बताने लगी जिसमें फेस के घर के शूटआउट के बाद उसके कनेक्शन के चलते लॉरी ने शहर को छोड़ दिया था और वो शहर से दूर एक जगह पर अपने बेस में छुप रही थी। और रू वहां से मैक्सिको के बेस पर आई और उसे ड्रग्स को बॉर्डर को पार करवाना था इसलिए ड्रग्स के छोटे छोटे बॉल्स उसे दिए गए। तब रू ने अपनी जान बचाने के लिए वो ड्रग्स के बॉल्स को वहीं पर खा लिया। साथ ही रू को इस काम में मदद चाहिए थी जिससे वो अपने ऊपर का बड़ा उधार चुका सके और इसी वजह से वो फे को भी इस काम में लेकर आई थी। फिर वहां पर दोनों ने कई सारे बॉल्स को खा लिया जिसमें उन्हें संभल कर रहना था क्योंकि अगर कोई भी बॉल्स पेट में फटा तो वहीं पर वो लोग मर सकते थे। जिसमें एक लड़की एयरपोर्ट पर जा रही थी और उसके पेट में बॉल फट पड़ा तब वो वहीं पर गिर पड़ी थी और इसके मरने का कारण रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर्स को पता चल गया। तब ऑफिसर ने उसे मारकर उसके पेट में से सारे बॉल्स को काटकर बाहर निकाल लिया था। फिर प्रेजेंट में रू और फे आगे बढ़े जिसमें वो दोनों कार के रास्ते से मैक्सिको से अमेरिका आ रहे थे। तब वहां पर फे काफी ज्यादा फाट कर रही थी और तब रू को काफी बदबू आने लगी। फिर रू ने आकर अपने पासपोर्ट्स को बॉर्डर पर ऑफिसर्स को दिखाया और उसने कहा कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तब ऑफिसर ने उन दोनों को देखा जिसमें वहां पर कुत्तों को भी कार के अंदर सूंघने पर भी कुछ नहीं मिला था। तब ऑफिसर ने वहां पर दोनों को छोड़ दिया और रू अपनी कार लेकर आगे बढ़ी जिसमें उन दोनों को लॉरी के बेस पर लाया गया और वहां पर दोनों को पॉटी करवाई गई। फिर उनके शरीर से सारे ड्रग्स के बॉल्स निकाले गए और ऐसी तरह से ये बिजनेस काम करता था जिसमें रू ने ये काम पिछले 2 सालों से जारी रखा था और अब वो लॉरी की फेवरेट बन चुकी थी और वो अब उसी बेस में लॉरी के साथ रहती थी जिसमें वहां पर सभी लोग रू की तारीफ करने लगे क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी और रू को भी अब धीरे धीरे मजा आ रहा था। रात होने पर रू और फे बात कर रहे थे जिसमें उन दोनों को पता था कि
वेन फे का दीवाना है। तब वहां पर फे ने बताया कि वेन अब ड्रग्स का बिजनेस छोड़ना चाहता है और उसे पता है कि नीचे बेसमेंट में एक सेफ है जिसके अंदर कई सारे करोड़ डॉलर्स पड़े हैं, जिसकी चाबी भी वेन के पास होती है। और फिलहाल वो एवोकाडो के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसकी खेती से भी काफी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तब रूह सेफ के बारे में सुनकर चौंकी हुई थी और वहां पर दोनों वेन का मजाक उड़ाने लगे, जिसमें रूह ये सब काम के बिना नॉर्मल दिखने के लिए उबर ड्राइविंग का काम भी करती थी और वो पूरे शहर में लोगों को लेकर घूमती थी, जिसमें रूह ने कॉस्प्ले में बैटमैन को भी छोड़ा था। फिर वहां से रूह आकर अपनी खास दोस्त लेक्सी से मिली, जिसमें रूह अब अकेली रहती थी। साथ ही जिया भी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में चली गई थी। इस बारे में रूह ने लेक्सी को बताया और तब लेक्सी चाहती थी कि रूह जिंदगी में आगे बढ़े और वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सीरियस होकर सोचे, क्योंकि उबेर का काम काफी जल्दी बंद हो सकता था और एआई उनकी जगह लेने वाली थी। तब वहां पर रूह ने कहा कि मुझे टेक्सास के ट्रिप के दरमियान मिलर्स फैमिली मिली थी, जो कि फार्म में अपने काफी बड़े परिवार के साथ रहते थे और वो लोग इस दुनिया से काफी दूर रहकर भी बहुत ज्यादा खुश थे। और ये खुशी मुझे लगता है कि उनके क्रिश्चियन धार्मिक होने से मिलती थी और अगर मैं बचपन में क्रिश्चियन की धार्मिक होती तो शायद मेरी भी जिंदगी अलग होती। तब लेक्सी ने सच कहा कि रूह क्रिश्चियन लोगों का कल्ट होता है और वो लोग काफी ज्यादा जजमेंटल होते हैं। तब रूह कहती है कि तुम्हें फेस से फोन पर बात करनी चाहिए, जो कि 30 सालों तक फिलहाल जेल में है और वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता है। तब लेक्सी कहती है कि मैं उसके लिए अब थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और फैज वाला एक्टर असल में मर चुका है, तो उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा RIP एंगस क्लाउड, जिससे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब वहां पर लेक्सी ने बताया कि फिलहाल वो उसके काम में पूरी डूबी हुई है, जिसमें रूह ने बताया कि लेक्सी एक सीरियल बनाने वाली कंपनी में काम करती थी और उसकी बॉस पैटी दुनिया के एक काफी बड़े शो की शो रनर थी, जिसमें वो शो अमेरिका में बहुत ही बड़ा हिट था और लेक्सी पैटी की असिस्टेंट थी। फिर वहां पर पैटी उसकी टीम को समझाने लगी कि उनका शो अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस क्यों है और उन्हें कैसे बेहतरीन तरीके से शो को आगे बढ़ाना चाहिए। तब लेक्सी उससे इंस्पायर हो रही थी, साथ ही वो पैटी को अपने साथ रखकर उससे सभी चीजें सीख रही थी। दूसरी तरफ हमें काफी शानदार घर में कैसी नजर आई, जो कि वहां पर एक डॉगी बनकर अपने कई सारे वीडियोस को शूट कर रही थी, जिससे वो टिकटॉक में फेमस हो सके। और घर में अपनी शानदार कार लेकर वहां पर नेट आया और फिर उसने आकर अपने बेडरूम को देखा और वहां पर नौकरानी के साथ कैसी कुतिया बनकर टिकटॉक की रील्स बनवा रही थी। तब नेट कहता है कि मैं पूरा दिन काम पर घिसता रहता हूँ और तुम यहाँ पर कुतिया बनी हुई हो। तब कैसी कहती है कि मैं कंटेंट बना रही हूँ। तब वहां पर नेट ने नौकरानी को कहा कि मैं तुम्हें घर पर पैसे बर्तन साफ करने के लिए और बाकी काम के लिए देता हूँ, तो तुम्हें उसके वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। और उसने नौकरानी को किचन में भगा दिया। फिर नेट कहता है कि मैं दुनिया भर में कई बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करता हूँ और किसी ने अगर तुम्हारी ऐसी घटिया वीडियोस देख ली तो वो मेरा मजाक बना देंगे। तब कैसी कहती है कि दुनिया में लोग कई सारे पैसे कमाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तब नेट कहता है कि अगर तुम ऐसे कुतिया बनोगी और अपने शरीर को दुनिया को दिखाओगी, दुनिया में तुम्हें कोई भी खरीद सकता है और तुम कोई कुतिया असल में नहीं हो, बल्कि तुम एक जवान लड़की हो और ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें धंधे वाली समझेंगे। तब कैसी कहती है कि मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ और मैं ऐसे ही कंटेंट से मोनेटाइजेशन और स्पॉन्सर से पैसे कमा सकती हूँ। तब नेट कहता है कि मेरे पास आओ मेरी कुतिया, और फिर वहां पर वो उसे नचाने लगा और कहता है कि हमारे पास काफी सारा पैसा है और हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तब कैसी कहती है कि तुमने अभी तक घर को रिनोवेट फिर क्यों नहीं करवाया। तब नेट कहता है कि मैं फिलहाल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे हम और ज्यादा पैसे कमा सके। तब कैसी कहती है कि इसलिए तो मैं पैसे कमाकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तब नेट ने कैसी को पकड़ा और वो कहता है कि तुम काफी बुरी कुतिया हो और वहां पर कैसी भौंकने लगी, जिसमें नेट ने उसके पिता के बिजनेस को संभाल लिया था और वो अब शहर में काफी बड़े बड़े हाउसेस को तैयार करवा रहा था, जिसमें वो पूरी तरह से काम में डूब चुका था। साथ ही वो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट की भी नई डील्स की तैयारी कर रहा था। तब तक कैसी अपनी दोस्त से बात कर रही थी और वो नाराज थी क्योंकि नेट उसे ऑनलाइन वीडियोस डालने से मना कर रहा था, जिससे वो पैसे कमा सके। और अब उसकी शादी के अंदर भी वो पैसों की कमी के चलते कोई भी चीज एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और उसके लिए पैसे कमाने का सबसे बेस्ट रास्ता ओनली फैंस था। तब उसकी दोस्त कहती है कि वो तो पॉर्न साइट है। तब कैसी कहती है कि नहीं, मैंने पूरा रिसर्च किया जिसमें वो कोई पॉर्न साइट नहीं है, बल्कि उसके अंदर मैं अपने खास कंटेंट को दिखाकर पैसे कमा सकती हूँ और दुनिया के कई सारे मर्द अकेले हैं और मैं उन्हें अपने हॉट बॉडी और वॉइस के साथ कहूंगी कि गुड मॉर्निंग हैंडसम और आज तुम क्या करने वाले हो, और बदले में मैं उनसे थोड़े से डॉलर चार्ज करूंगी। अब ये सुनकर उसकी दोस्त भी लड़कियों के इस धंधे से काफी इंप्रेस हो गई और उसने ये नेट को बताने के लिए कहा। तब कैसी कहती है कि इस बार नेट को तो मैं कैसे भी मना ही लूंगी, जिसमें रू और लेक्सी साथ में अब लॉन्ड्री करवा रहे थे। तब वहां पर लेक्सी और रू उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगे, जिसमें
वो दोनों फिलहाल किसी को डेट नहीं कर रहे थे। वहीं पर लेक्सी ने रू को बताया कि मैडी ने उसे कहा था कि जूल्स अब शुगर बेबी बन चुकी है, जो कि अमीर बुढ़े आदमियों को पैसों के लिए खास सर्विस देती है, जिसमें हमें मैडी नजर आई और उसने लेक्सी को यह भी बताया कि शुगर बेबी ज्यादातर बुढ़ों के साथ मजे भी कर लेती है। फिर मैडी आकर उसके क्लाइंट डायलन से मिली, जो कि असल में लेक्सी को भी जानता था, और डायलन एक काफी फेमस हॉलीवुड टीवी एक्टर था जो कि जवान और हॉट भी था, और फिलहाल वो पैटी के शो में लीड रोल कर रहा था, जिसमें मैडी और लेक्सी को वो अच्छे से जानता था। और एक दिन की शूटिंग के दरमियान डायलन ने ड्रिंक ली और फिर वो आगे बढ़ा और उसने एक डायलॉग बोलकर अपने एक्ट्रेस को किस किया। तब ये सीन पैटी ने देखा और वहां पर मैडी कहती है कि अगर वो किस के बाद डायलॉग बोलेगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। तब वहां पर पैटी ने सीन को फिर से डायलन के पास शूट करवाया और इसी तरह से शूट करने के बाद वो सीन और ज्यादा बेटर हो चुका था। तब वहां पर पैटी ने मैडी की तारीफ की और मैडी इस चीज से खुश हुई। साथ ही लेक्सी भी अब डायलन की नजर में आ चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। रात होने पर डायलन एक इवेंट में गया जिसमें वहां पर सभी स्पॉन्सर्स भी आए थे और मैडी उसकी मैनेजर थी और उसका काम काफी ज्यादा मेहनत से भरा हुआ रहता था। तब इवेंट में डायलन ने पूछा कि मुझे यहाँ पर और कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। तब मैडी कहती है कि पूरी मूवी देखनी होगी जिसमें उन लोगों ने तुम्हें $50,000 इसी चीज के दिए हैं। फिर वहां से डायलन के साथ वो मूवी देखने चली गई, जिसमें मैडी के मैनेजर न होने पर एक डील से उसे 10% मिलने वाले थे और एक ही रात में मैडी ने $5,000 कमा लिए थे। रात होने पर रू आकर अली से मिली, जिसमें रू ने अली को बताया कि उसने ड्रग्स छोड़ दिया है और अब वो धार्मिक बनना चाहती है, क्योंकि फिलहाल वो एक परिवार से मिली थी, लेकिन उसे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि वो गे है। तब अली कहता है कि गॉड्स के बुक में गे लोगों के बारे में लिखा गया है वो गलत है, लेकिन वो मर्दों के बारे में लिखा गया है और लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, तो शायद तुम बाइबल से सेफ हो। और दो मर्दों के करीब आने के बारे में वो गंदी गंदी बातें कर रहा था। तब रू को वो बातें काफी ज्यादा फनी लगी और वो दोनों अभी भी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। और इसी तरह से अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। रात होने पर रू उसके उबेर के काम को कर रही थी और वो बाइबल सुनकर उसे एंजॉय कर रही थी। इसी बीच बारिश के बारे में बाइबल में लिखा गया था। तब वहां पर बारिश शुरू हो गई और उन चीजों को देखकर वहां पर कस्टमर चौंका हुआ था। अगले दिन रू आकर लॉरी के नए काम के लिए उससे मिली, जिसमें लॉरी के बेसमेंट में उसका बेटा वेन सभी लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स की खास गोलियां बना रहा था। और वेन ने वहां पर रू को बताया कि उसे फे पसंद है और वो उसके लिए डिनर तैयार कर रहा है। तब रू अपनी दोस्त के लिए खुश हुई और वेन ने उसे एक खास डिलीवरी करने के लिए कहा, जिसमें वो एक काफी बड़े माफिया के पास जा रही थी। तब रू मान गई और वहीं पर फे ने आकर उसकी खास तैयार की गई गोलियां दी। तब वैन ने उन गोलियों को बैग्स में भरा और रू को दे दिया और रू अपनी कार में वहां से निकल गई, जिसमें शाम होने पर एक लंबा सफर तय करके वो एक काफी बेहतरीन विला के पास पहुंची और फिर वो वहां से बेसमेंट में आई और तब उसकी कार को वहां पर बेसमेंट में बंद कर दिया गया। और तब रू ने आकर गार्ड्स को ड्रग्स दिया और उसे वॉशरूम जाना था। तब गार्ड्स ने उसे विला के अंदर का रास्ता दिखाया और किसी भी चीज को छूने से मना कर दिया। तब वहां से रू आगे बढ़ी और रू ने देखा कि वहां पर कई सारी कम कपड़ों में लड़कियां नाच रही थी और रू उन्हें देखकर आपकी और मेरी तरह खुश हो गई, जिसमें लड़कियों को वहां पर बिना कपड़ों के घूमना भी काफी पसंद था। तब गार्ड ने ऊपर आकर अपने लड़के को माल दिया और उसने उसे चेक किया और फिर रू को वापस देने के लिए पैसे दिए। तब तक रू गलती से एक रूम में घुस गई और वहां पर एक लड़की ठीक से बिकिनी पहन नहीं पा रही थी। तब उसने रू की मदद मांगी और रू उसे कपड़े पहनाने लगी। नीचे की तरफ गार्ड ने देखा कि रू वापस नहीं आई। तब वो उसे ढूंढने के लिए विला के अंदर चला गया और तब तक रू हुकर की मदद कर रही थी और उसने हुकर की हॉट बॉडी की तारीफ की। और तब उस हुकर ने पूछा कि तुम अलामो को कैसे जानती हो। तब अलामो का नाम सुनकर रू चौंकी हुई थी, क्योंकि वो अमेरिका के काफी बड़े माफियास में से एक था। साथ ही ये अलामो का ही घर था, जिसमें रू वहां पर बाकी हुकर्स के साथ डांस करने लगी। तब वहां पर गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और वो उसे वहां से लेकर निकल रहा था। तब अलामो ने उसे रोका और वहां पर गार्ड कहता है कि ये लॉरी के लिए काम करती है और यहाँ पर घुस आई है। तब अलामो ने रू को कहा कि तुम मेरे घर में घुसी और मेरी लड़कियों के साथ नाच रही हो, जबकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तब रू ने उससे माफी मांगी और वहां पर अलामो को उसका स्टाइल काफी पसंद आया। तब तक अंदर हुकर को रू ने जो नया ड्रग्स लाया था वो लड़का देने लगा, जिससे वो उसे रात को एंजॉय कर सके। फिर रू और अलामो
साथ में माल फूक रहे थे। तब रू चौंकी हुई थी क्योंकि अलामो इतना बड़ा माफिया था, लेकिन फिर भी वो काफी शांत था और शायद भगवान ने ही उसे उसके पास भेजा होगा। फिर रू वहां पर हुकर्स की तारीफ करने लगी और उसने पूछा कि तुम्हारा असली बिजनेस क्या है। तब अलामो कहता है कि हुकर्स को मैं जमा करता हूँ और वही मेरा बिजनेस है, क्योंकि दो टांगों के बीच में वो जगह है, वहां से ही दुनिया कंट्रोल होती है। और सच कहूँ तो मैं पुसी कैट्स का बिजनेस करता हूँ और तुम्हें भी लड़कियां पसंद है, ये तो तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया। और तब वहां पर रू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ। तब अलामो पूछता है कि क्या तुम सच में हुकर बनना चाहती हो। तब रू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को मैनेज कर सकती हूँ और लॉरी के लिए काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं फिलहाल उसके पास फंसी हुई हूँ, तो तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो। तब अलामो हंसने लगा और वो कहता है कि तुम्हारी बॉस लॉरी सच में सनकी है, ये तो मुझे पता है और अमेरिका में सबको आगे बढ़ने का एक मौका तो मिलता है। फिर वहां से अलामो हुकर्स के साथ नाचने के लिए चला गया। दूसरी तरफ कैसी ने ऑनलाइन मैडी के प्रोफाइल को देखा और वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस थी, क्योंकि मैडी अब फेमस सेलिब्रिटीज के साथ उठती बैठती थी। फिर कैसी और नेट डिनर पर आए। तब वहां पर नेट कैसी को देखकर समझ गया कि वो कुछ बोलना चाहती है। तब कैसी ने बताया कि उसकी शादी में उसे $50,000 के फूल चाहिए। तब नेट कहता है कि नहीं, वो नहीं मिल सकते, क्योंकि 2 से 5,000 ठीक है, लेकिन $50,000 सिर्फ फूल पर डालना वेस्ट होगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो वो वैसे भी मुरझा जाते हैं। तब कैसी कहती है कि वो पैसे मैं भरूंगी। तब नेट कहता है कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। तब कैसी कहती है कि वो मैं कमा लूंगी, क्योंकि अब मैं ओनली फैंस पर काम करने वाली हूँ। तब नेट कहता है कि तुम अब पॉन बनाओगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी शादी में ज्यादा फ्लावर्स का डेकोरेशन चाहिए। तब कैसी कहती है कि दुनिया को यही गलतफहमी है कि ओनली फैंस पॉन है, लेकिन वो उससे काफी अलग है और जरूर पड़ी तो मैं पॉन भी बनाने तैयार हूँ। तब नेट वहां पर हंसने लगा और उसने मना कर दिया। तब कैसी कहती है कि फिर तो मुझे हमारी शादी के बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमें अब शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम शादी का खर्च भी उठा नहीं पाओगे। तब नेट कहता है कि मैंने नई जगह को खरीदा है और वहां पर मैं बिल्डिंग्स बनाने वाला हूँ और इसी वजह से मेरे पैसे थोड़े वक्त तक अटके हुए हैं। साथ ही ये सभी चीजें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तब कैसी कहती है कि मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता। और तब नेट कहता है कि 2-3 साल में हमारे पास काफी सारे पैसे हो गए। तब कैसी कहती है कि वो पैसे मायने नहीं रखते और असली दौलत तो हमारा फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जिसमें हम शादी के चलते ही उन्हें बुला पाएंगे और उसके लिए $50,000 के फ्लावर्स सबसे जरूरी है। तब नेट कहता है कि तुम ओनली फैंस पर क्या दिखाओगी। तब कैसी कहती है कि मैं अपना खूबसूरत चेहरा, और फिर उसने टॉप निकालकर अपनी 2 बड़ी-बड़ी आंखें दिखाई। और तब नेट कहता है कि तुम वादा करो कि तुम अपने खूबसूरत चेहरे को और अपने नीचे वाली ये बड़ी-बड़ी आंखों को एक फोटो में कभी भी साथ में नहीं दिखाओगी। दूसरी तरफ एक धंधे वाली रूखा नया दिया हुआ माल फूक कर मर चुकी थी। तब उसे देखकर वहां पर बाकी धंधे वालियां भी डरने लगी थी और उन गोलियों को चेक किया गया, जिसमें उन गोलियों में काफी ज्यादा फेंटानाइल दिया गया था। और तब अलामो ने रू को पकड़ कर रखा था। तब रू कहती है कि मुझे सिर्फ डिलीवरी का काम दिया गया था और मुझे गड़बड़ के बारे में कुछ पता होता तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पर रुकती भी नहीं। और वो काफी डरी हुई थी, इसी वजह से रू अपने बारे में सभी चीजें बताने लगी कि कैसे वो लॉरी के पास कॉलेज के दरमियान फंस गई थी और अब ड्रग्स के बिजनेस में उसने खुद को पूरा डुबा दिया है, जिसके चलते उसे अमेरिका और मैक्सिको में घूमते रहना पड़ता है। कि इसी बीच वो अलामो से भी मिली और अब रू को लगता है कि भगवान ने उन्हें मिलाया है जिससे वो साथ में काम कर सके। और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारी तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ। तब अलामो हंसने लगा और वो कहता है कि फिर हमें तुम्हारे भगवान को चेक करना होगा कि क्या वो सच में तुम पर भरोसा करते हैं कि नहीं। फिर अलामो ने रू के सर पर एप्पल रख दिया और कहा कि अगर तुम बच गई तो तुम मेरे लिए काम करोगी। फिर अलामो ने रू के सर पर गन तान दी, जिसमें वो नशे में भी था और तब ये देखकर रू की फटी पड़ी थी। फिर वहां पर अलामो ने गोली चलाई, तब वहां पर एप्पल फट गया और रू जिंदा बच गई थी और इसी वजह से रू काफी खुश हुई और वो खुशी से नाचने लगी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप एपिसोड 3 को देखना चाहते हो तो आपको मेरे इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा, जिससे मैं एपिसोड को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं और आप सबसे पहले उसे देख सको।